जय हिंद दोस्तों, मैं एक दीपांकर अशोकाज एडुकेयर के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग के बीच किसी भी राज्य से संबंधित सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी को देखते हुए खास सब्जेक्ट्स इंडियन पॉलिटी के पार्ट्स को लेकर मैं उपलब्ध हूँ। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण विषयों को। यदि आप भारतीय संविधान से जुड़े हुए सभी तथ्यों की जानकारी चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। यह वीडियो आज बहुत कुछ आपको जानकारियाँ देगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान से जुड़ी हुई वह कौन कौन सी मुख्य तिथियाँ थी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वह कौन कौन सी घटनाएं घटी, वह कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान निर्माण के क्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटती है हम उसे भी देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस भारतीय संविधान के निर्माण का महत्व क्या है और किन व्यक्तियों ने किस तरह का कमेंट्स किया, किस तरह का आलोचना और किस तरह की प्रशंसा की, हम उसकी चर्चा भी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि सबसे पहले भारत के लोगों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। इस बात को सबसे पहले किसने कहा? दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार भारतीय संविधान की मांग की जो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। वहीं जब आगे जाकर देखें तो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा एम.एन. रॉय ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। हमारी लगातार मांग अंग्रेजों से रही कि हम अपने देश का संविधान या देश के नियम को खुद से बनाएं। इस क्रम में आपको ध्यान में होगा जैसे 1919 का अंग्रेजों के द्वारा लाया गया अधिनियम था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था जो संवैधानिक विकास की बातें करता है। वहीं पे भारत के शासन करने के लिए या इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। लेकिन हम सब भारतीय इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमें हमारे द्वारा बनाए गए नियम कानून की ज़रूरत थी जो हमारे अधिकारों का संरक्षण कर सके, जो हमारे हितों का ख्याल कर सके। क्योंकि जितने भी अधिनियम बनाए गए थे वे सब अंग्रेज़ों के अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और उनके कल्याण की बातें कर रहा था। तो आखिर प्रश्न आता है कि वह कब वो दौर आया, वह कौन सा समय था जब पहली बार अंग्रेज़ों ने हमारी इस बात को मानने को तैयार हुए और हमें ऑफर किया कि आप अपने देश का संविधान बना सकते हो। जानते होंगे दोस्तों आपके 1940 में अंग्रेज़ों के द्वारा हमें अगस्त ऑफर दिया गया, अगस्त प्रस्ताव। इसके तहत हम भारतीयों को कहा गया कि आप अपने देश का संविधान बना सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझना होगा कि 1940 के ठीक पहले 1939 में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और भारतीय नेताओं या जो भारत में सरकार का गठन किया गया था उसके बिना इच्छा के, बिना मर्जी के और बिना बताए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था। परिणाम था भारतीय नेताओं के द्वारा अपने सरकार से इस्तीफा दिया जाना और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित होने के लिए अंग्रेजों ने एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, एक ऑफर दिया कि आप भारत का संविधान बना सकते हैं। लेकिन हम भारतीयों ने इस अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया। वजह क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने साफ शब्दों में कहा था कि आप भारत का संविधान बना सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः शब्द वहाँ अंग्रेज़ों की मानसिकता को
व्यक्त कर रहा था। मतलब ये कि भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान में अंग्रेज़ों की भागीदारी भी होगी, और यह बातें भारतीय नेताओं को मंजूर नहीं था। परिणामतः हमने 1940 का अगस्त प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया। कुछ समय के बाद में 1942, आप सब जानते हैं इतिहास में कितना इम्पोर्टेंट है 1942 का वर्ष। 1942 में ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का सूत्रपात किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है, और क्रिप्स मिशन इंडिया आकर भारतीयों को फिर से एक बार ऑफर करता है कि आप सब भारतीय अपने संविधान को आप खुद से बना सकते हो, लेकिन लगा के शर्त क्या रखी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तब यह ऑफर आपको दिया जाएगा, तब आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने देश का संविधान स्वयं बना सकते हैं। एक बार फिर से भारतीय नेताओं के बीच में असंतोष की लहर दौड़ जाती है, और उनके द्वारा फिर से इस घोषणा को अस्वीकार किया जाता है। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक के नाम से संबोधित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चेक है जो बैंक डूब रहा है, और यह चेक जो है वो बाउंस कर चुका है। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक का नाम दिया, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके बाद की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त आता है 1946। जी हाँ दोस्तों, 1946 हमें हर हाल में नहीं भूलना। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। क्या मिलते हैं क्वेश्चंस? भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, किस मिशन के तहत हुआ? दोस्तों, हमें बिल्कुल इस बात को अपने जहन में कहीं सजो के रख देने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट योजना, कैबिनेट मिशन के तहत की गई। कैबिनेट मिशन, हमें पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन मुख्यतः 3 सदस्यीय कमीशन था, जिसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, ध्यान रखना है दोस्तों, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो वहीं स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। एक बार फिर से अपनी इस नाम को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इनके तहत भारतीय संविधान के निर्माण की योजना बनाई गई, और उस समय देश की जो कुल जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ थी। देश की कुल जनसंख्या को देखते हुए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चयन करने का प्रस्ताव रखा जाता है। कुल मिलाकर 389 प्रतिनिधियों का चयन संविधान सभा के सदस्य के रूप में किया जाता है। 389 आंकड़ा याद रखना है स्टूडेंट्स। 389 संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या तय की जाती है। चुनाव होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि 389 क्या सभी सदस्यों का निर्वाचन किया गया या मनोनीत किया गया, क्या कैटेगरी रही? तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि 389 कुल सदस्यों में से ब्रिटिश भारत की बात करें तो 296 सदस्य और 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे। देसी रियासतों से लिए जाने वाले सदस्य मनोनीत किए जाने वाले थे, उन्हें मनोनीत किया गया, जबकि 296 जिसमें 4 चीफ कमिश्नरी के और बाकी 292 ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्रों से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं। चुनाव होने के बाद या प्रतिनिधियों का चयन होने के बाद 9 दिसंबर 1946, दिसंबर 9, 1946 बड़ा खास डे आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे रहा ये। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है, और इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। आप सब जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये उस समय सभी सदस्यों में सीनियर मोस्ट थे, और सीनियरिटी के
कारण इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना जाता है। आप सब जानते हैं कि बिहार से रिलेटेड रहे और 1906 से ही इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने की लगातार मांग करते रहे। या आप यूँ कह सकते हैं कि 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार का अलग होना, इसमें महत्वपूर्ण रोल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब का रहा। वहीं बात करें ठीक 2 दिन बाद दिसंबर 11, 1946 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति आगे चल के जो बने डॉक्टर इंदिरा प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और आप सब जानते होंगे, खासकर बिहार वालों के लिए गौरव और सम्मान की बातें हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे बिहार से संबंधित रहे। और राजेंद्र बाबू के बारे में 2-3 खास बातें हमें याद रखनी है यदि उनके व्यक्तित्व को देखते हुए हम कुछ बातें करें तो। पहली तो बात है ये कि उन्हें बिहार का गांधी कहा जाता था और गांधी जी के बड़े प्रिय शिष्य थे, गांधी जी के द बेस्ट फॉलोअर आप कह सकते हैं। तो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था जिन वजह से उन्हें अजातशत्रु कहा गया। अजातशत्रु आप जानते हैं, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, इतने मृदभाषी थे हमारे राजेंद्र बाबू। वहीं बात की जाए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव उन्हें हासिल होता है। और अंतरिम सरकार की हम बात करें तो वहाँ पे खाद्य मंत्री के तौर पे वे अपने देश की सेवा कर रहे थे। तो हमें याद रखना है 9 दिसंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष बनना, तो वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनना। उसके बाद की हम बात करें तो दिसंबर 13, 1946 भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास में एक गोल्डन डे, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ होनी चाहिए, हम सब जानते हैं कि जब किसी काम कोई भी जब मीटिंग की जाती है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका एक उद्देश्य तैयार होता है कि हम आखिर इस मीटिंग को क्यों कर रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा वर्क नहीं जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती है, कोई कारण नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसी तरह हमारे देश का जो संविधान था उसके भी उद्देश्य थे। संविधान सभा आखिर क्यों बैठ रही है, ये 389 मेंबर्स क्यों चुन के आए हैं। तो इन सबको देखते हुए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। आप यहाँ देखेंगे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को अभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन याद रखना है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में आगे हमें देखने को मिलेगा। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बुनियाद थी। वक्त थोड़ा सा स्पेंड हुआ और वक्त आया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देशिका को एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया। वक्त बीतता गया और भारतीय संविधान बनने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण दौर आया 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष संविधान निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बनाया गया। हम इनकी चर्चा करेंगे विशेष तौर पे प्रारूप समिति की और जुड़े हुए साथ में हमारे B.R. अम्बेडकर साहब की। इतना मैं बता देना चाहूँगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी और इसका मूल जो उद्देश्य था वह भारत के संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श करना था, उसकी कमियों को देखना था, उसमें और क्या किया जा सकता है उसकी बेहतरी के लिए उस पर काम करना था। दोस्तों वक्त आता है
26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान बनकर तैयार होता है और भारत के संविधान के बनने में देखा जाए तो कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जो एक लंबा समय था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मशक्क़त के बाद हमारे देश का संविधान बना होगा, कितने विचार विमर्श, कितने अधिवेशन, कितने ज़्यादा बहस हुआ, फिर हर एक मुद्दे पे बहस होकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और तो और एक बात ध्यान रखेंगे कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में एक खास बातें थी कि इस पे किसी भी विषय को लेकर मतदान नहीं कराया गया, अल्पमत बहुमत की बातें नहीं की जाती है, बल्कि एक नियम बनाए जाते हैं कि किसी भी विषय को एक्सेप्ट करने के दरमियान सर्वसम्मति आवश्यक है और उसे थोड़ा सा आगे पीछे यानी कम ज़्यादा कर उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। तो हमें याद रखना है 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार होती है। लेकिन इस दिन हमें ध्यान रखना है कि केवल और केवल हमने इसके कुछ ही अनुच्छेद को लागू करने का काम किया, यानी भारतीय संविधान आंशिक तौर पे 26 नवंबर 1949 को लागू हो। इसमें देखा जाए तो कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया और इस 16 अनुच्छेद की बात करें तो मुख्य तौर पर नागरिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 की चर्चा हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ को देखते हुए आर्टिकल नंबर 60 भी आज ही के दिन लागू होते हैं। उसके बाद की हम बात करें आर्टिकल नंबर 380, आर्टिकल 393, 394, 39, ये सारे आर्टिकल्स इस दिन लागू हो जाते हैं। 394, 394 आर्टिकल्स में ही बाकी जो अधिनियम या आप यूँ कहें अनुच्छेद लागू हुए थे उन सब का वर्णन किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे आप देखें इसी कड़ी में तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहे हैं। इसके पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन B.R. अम्बेडकर साहब के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। तिथि की श्रृंखला में हम आगे देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 का दिन भी अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन हम लोगों ने यानी हमारे देश के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को ही देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया जाता है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, वह मनोनीत नहीं हुए थे। आपके मन में क्वेश्चन और भी आएगा कि जब अभी कोई सरकार बनी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है, और जब संसद अभी बनी ही नहीं थी, सरकार का गठन ही नहीं हुआ था, तो फिर कैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ? ये मन में एक प्रश्न बनता है आपके। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहूँगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वह 2 रूपों में काम कर रही थी। एक संविधान सभा के रूप में जहाँ पर नियम कानून बनाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये संसद के रूप में काम कर रही थी। और आपको जानने की ज़रूरत है भी कि यदि दिन के एक शिफ्ट में यह संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी जहां पर नियम कानून बनाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरे शिफ्ट में संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी। संविधान सभा के रूप में जब कार्य कर रही थी तो वहां पे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा संसद के रूप में काम कर रही थी उस समय इसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ,
गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई। और आप जानते हैं कि गणतंत्र का मतलब जब देश के सर्वोच्च व्यक्ति या देश के प्रमुख का चयन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया, उस तरह की व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित थी। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा डेट, ताकि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप मिस ना करें। याद रखने वाली बात है कि सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। वहीं बात करें अगली मीटिंग, जिसके अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र बाबू को अस्थायी तौर पर चुना जाता है, 11 दिसंबर 1946 का वो दिन था। यदि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिले उद्देशिका को कब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो हमें याद रखना है दोस्तों 13 दिसंबर 1946। यदि बात आती है कि किस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देशिका को स्वीकार किया गया, तो हमें याद रखना है 22 जनवरी 1947 का वो दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। प्रारूप समिति के गठन की बात करें 29 अगस्त 1947। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी का दिन बिल्कुल नहीं भूलना, ये हम संविधान के बनने की, यानी आप इसे कह सकते हैं कि संविधान आज के दिन बन के तैयार हुआ और आंशिक तौर पे लागू हुआ। वहीं 24 जनवरी 1950 ईस्वी जब राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह को हमने अपनाया। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रगान राष्ट्र कवि, आप यूँ कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, उनके द्वारा रचित है। और हम सब जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1913 ईस्वी की हम बात करें तो। वही बात करें हम राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था और उनकी पुस्तक आनंद मठ में हमें यह देखने को मिलता है। तो यह दिन 24 जनवरी हमें बिल्कुल कौन कौन से मुख्य घटना घटी उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अंतिम दिन 26 जनवरी 1950 जब देश हमारा गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। इसके बाद की हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की हम बात करें तो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि 389 कुल सदस्य का चयन किया जाता है, जिसमें कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे। प्रश्न आता है कि मनोनीत वाले सदस्य कौन थे? तो मनोनीत होने वाले सदस्य देसी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, यानी देसी रियासत से संबंधित जो भी सदस्य थे, उन्हें मनोनीत किया गया था। जबकि ब्रिटिश भारत के 292+4 यानी 296 मेंबर्स को निर्वाचित किया गया था। अभी 4, आप ध्यान रखेंगे 292+4 में क्यों बोल रहा हूँ, तो 4 का मतलब आपको ये समझना है कि ये 4 चीफ कमिश्नरी से आते थे। जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश होता है, वैसे ही वो 4 चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र थे। तो कुल मिलाकर 292+4+93 का आंकड़ा हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जब इलेक्शन की बात करें तो फिर वहाँ आंकड़े निकल कर आते हैं और एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन निकाल के पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने कितने सीट प्राप्त किए, कांग्रेस ने कितने सीट जीते। तो दोस्तों याद रखना है कि 296 में यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 208 सीटों पे अपना जीत दर्ज किया। वहीं मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स पे अपना जीत सुनिश्चित किया और बाकी के 15 सीटों पे अन्य दलों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को जीत दिलाने का काम किया गया। तो ये आंकड़ा हमारे माइंड में होना चाहिए। 208 कांग्रेस के द्वारा, 73 मुस्लिम लीग के द्वारा और 15 सदस्य अन्य पार्टियों के द्वारा जीते गए और अपने प्रतिनिधि को वहां भेजा गया। इसके बाद की बात करें तो एक समय आता है जब पहली मीटिंग होती है तो आप हमारे माइंड में बातें फिट कर चुकी हैं कि सदस्यों की कुल संख्या 389 है। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब संविधान सभा की पहली मीटिंग, अभी मैंने जस्ट चर्चा किया था, 9 दिसंबर 1946 को
जब बुलाई जाएगी तो इस मीटिंग में केवल और केवल 207 सदस्य उपस्थित होते हैं। दिमाग को झकझोरने वाली प्रश्न सामने खड़ा होता है, 389 सदस्य और उपस्थित 207, और इतने मशक्कत के साथ हमने दिन देखा था कि जब हमें हमारे संविधान के निर्माण के लिए हमें ऑफर किया गया, हमें अधिकार दिए गए, और उस दरमियान भी संविधान निर्माण की जब बात आती है तो केवल और केवल 389 में से 207 सदस्य ही उपस्थित होते हैं। बड़ा सोचनीय विषय था। इसके पीछे की लॉजिक को देखें तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले मुस्लिम लीग इस संविधान सभा के चुनाव से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और वे संतुष्ट नहीं होते और संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। अब इस पहली मीटिंग की बात करें तो एक बात ध्यान रखना होगा, मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति या उनके द्वारा बहिष्कार किए जाने की स्थिति में विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिस बारात की दुल्हन ही लापता है। बड़ा कमेंट, व्यंग्यात्मक भाव को उन्हें प्रदर्शित करने का काम किया था। अब यदि मैं बात करूं कि पहली मीटिंग में कुल सदस्य की जो उपस्थिति थी उसमें महिलाएं कितनी थी, तो हमें याद रखना है महिलाओं की कुल संख्या 9 थी। लेकिन यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो दोस्तों कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा और महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती है कि संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यह क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखना, बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनी जाती है। सदस्यों या आंकड़ों की बात करें तो एक बार फिर से आंकड़ों के खेल हमें देखने को मिलेंगे जब देश का बंटवारा होता है। हम सब जानते हैं 1947 का दिन 14 अगस्त 15 अगस्त बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जब देश का बंटवारा होता है और 14 अगस्त रात में ही पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, तो उस समय आंकड़ों की कुल संख्या 299 हमें देखने को मिलती है। पहली मीटिंग में बात और हम करेंगे कि जो देसी रियासतें थी वह भी संविधान सभा के मीटिंग में उपस्थित नहीं होती। वजह कि वो तय नहीं कर पाए थे कि हम पाकिस्तान वाले हिस्से के साथ जुड़ना चाहेंगे या हिंदुस्तान के हिस्से में हम रहना चाहेंगे। तो देसी रियासतों का भी संविधान सभा के मीटिंग में, बैठक में भाग लेने से बहिष्कार किया जाना कम सदस्यों की उपस्थिति का महत्वपूर्ण कारण थे। अब यदि हम बात करें कि जब अंततः संविधान निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम रूप में थी, जब इस पे वक्त आया सिग्नेचर करने की या पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका और जब इस पे हस्ताक्षर करने की बात आई, तो कुल कितने लोगों ने इस संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया? तो 299 का आंकड़ा शेष रह चुका हुआ था। उसमें से केवल 284, जी हाँ दोस्तों 284 व्यक्तियों ने इस भारतीय संविधान की जो प्रतियां थी उस पर सिग्नेचर करने का काम किया। फिर से आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि जब 299 प्रेजेंट थे तो फिर 284 ने इस पर सिग्नेचर क्यों किया? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक हमारे मुस्लिम लीग के अभी भी याद रखने वाली बात है कि मुस्लिम लीग के कुछ लोग संविधान सभा के निर्माण प्रक्रिया में, संविधान के निर्माण प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और हर मीटिंग में शरीक होने वाले व्यक्ति नुसरत मोहानी, जिन्होंने भारतीय संविधान की निर्मित प्रतियों पर सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के देखा जाए 284 मेंबर्स ने इसमें सिग्नेचर किया, और सबसे पहला सिग्नेचर जो भारतीय संविधान के प्रतियों पर हुआ वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ, और सबसे अंत में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। इस कड़ी के बाद हम आकर देखें तो देखना यह पड़ेगा किन किन व्यक्तियों का अहम योगदान रहा भारतीय संविधान के निर्माण में। तो इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर हमारे सामने का आता है डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव को भारतीय संविधान के निर्माण के दौर में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हमें देखने को मिलता है। इन्हें संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बी.एन. राव थे भारतीय संवैधानिक सलाहकार के तौर पर वो जाने गए। यानी संवैधानिक सलाहकार
के रूप में उन्हें जाना जाता है। प्रश्न ये आता है, कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि BN राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, वे किस क्षेत्र से चुनकर आए थे? तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि BN राव महोदय एक संविधान सभा के प्रतिनिधि के तौर पे चुनकर नहीं आए, बल्कि ये ICS इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा चयनित एक प्रशासक थे, जिन्होंने बिना किसी शुल्क के, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि वेतन रहित होकर भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। इनकी बात हम करें तो इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, उस प्रारूप को तैयार करने का काम हमारे BN राव साहब ने किया था। अब आपके मन में क्या आता है कि संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। अब इस तथ्यों को ध्यान से देखा जाए तो यह भी सामने निकल के आएगा कि प्रारूप को तैयार किसने किया होगा। तो आम तरीके से देखा जाए तो हमें पता चलता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, तो प्रारूप को भी उन्होंने तैयार किया होगा। जी नहीं दोस्तों, यहाँ बात समझने वाली होगी कि प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, वह गठन मुख्य तौर पे भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए किया गया, उसकी कमियों को देखने के लिए किया गया, उसके बुनियादी ढांचों को देखने के लिए किया गया, और जहां पे लगे वहां पे कुछ चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो 7 सदस्य ही था। BN राव साहब के बारे में और हम बात करें तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि BN राव प्रथम भारतीय थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चयनित होते हैं। इसके बाद की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी की हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें आप संविधान का पिता कहते हैं, इनके बारे में बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर इंदिरा प्रसाद ने इन्हें दक्ष पायलट कहा, और राजेंद्र बाबू से जब ओपिनियन ली जाती है संविधान बनने के बाद तो उन्हें बस एक सेंटेंस कहा कि यदि मैंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण काम किया तो वह काम किया कि हमने प्रारूप समिति के तौर पे डॉक्टर BR अम्बेडकर का चयन किया। अब डॉक्टर अम्बेडकर का चयन किया और उन्होंने उसने स्किल पायलट की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि संविधान यदि एक वायुयान है तो उसे चलाने वाला जो व्यक्ति था वो BR अम्बेडकर था, और उन्हें स्किल पायलट की उपाधि दी गई। बात हम करते BR अम्बेडकर साहब की कि संविधान प्रश्न पूछे जाते हैं कि BR अम्बेडकर किस जगह से संविधान सभा के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं। यह क्वेश्चन अपने आप में बड़ा आप कह सकते हैं पेचीदा प्रश्न हो सकता है। जब ये पहली बार मुंबई से चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग उन्हें सहायता करती है, और मुस्लिम लीग की सहायता से वे पुनः बंगाल के एक जगह जैसूर कुलना से पुनः चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, एक बार फिर से जब 1947 में 14 अगस्त और 15 अगस्त का वो खास दिन जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, तो पुनः जिस जगह से BR अम्बेडकर जीत कर आए थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है। फिर से एक समस्या होती है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं रह जाते, तो BN राव साहब ने बॉम्बे के उस समय CM को PM के नाम से प्रधानमंत्री के तौर पे संबोधित किया जाता था। तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री, हमें याद रखना है, BG खीर को एक पत्र लिखकर वहाँ बॉम्बे के सीट को खाली कराया जाता है और जयकर महोदय से इस्तीफा लिया जाता है, और फिर से वहीं से BR अम्बेडकर साहब को निर्वाचित कर संविधान सभा का सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है। तो आपको याद रखना, यदि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BR अम्बेडकर किस जगह से संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर आते हैं, तो यदि ऑप्शन में
बंगाल और बॉम्बे दोनों हो तो मेरा सही जवाब बॉम्बे होगा। लेकिन यदि बॉम्बे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो हमें यह समझना है कि क्वेश्चन सेटर के द्वारा ज्वाइंट भारत की बातें की जा रही है, तो हमारा आंसर वहां पे बंगाल होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की हम बात करें तो उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्हें जनक एवं जननी के तौर पर भी जाना जाता है। उनके लिए केवी राव महोदय ने बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक एवं जननी दोनों कहा। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है जो हम आने वाले क्लास में जरूर करेंगे। बस यहाँ एक बातें और की जा सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान के विषय में अपना थॉट्स पहले ही दे दिया था। ये इतने दूरदृष्टि वाले इंसान थे कि पाकिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, पाकिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान बनने के 7 वर्ष पहले उन्होंने कल्पना कर दिया था और एक किताब लिखा था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इन्होंने अस्पृश्य, जो उस समय एक अछूत लोग कहे जाते थे, उनके लिए भगवान के रूप में उभर कर सामने आए। हमारे देश में जो सदियों से चल रही व्यवस्था थी, स्मृति व्यवस्था, खासकर मनुस्मृति, जिसमें समाज में बड़ा ही भेदभाव था, जहाँ पे स्वर्ण और पिछड़ी जातियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, जहाँ पुरुष और महिला के बीच में बहुत बड़ी खाई नजर आ रही थी, उस खाई को भरने का काम किया। समाज में जातियों के बीच समरसता लाने का काम किया, महिलाओं को उन्हें अधिकार दिलाने का काम किया। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को अविस्मरणीय, या यूं कहें कि दलितों के लिए और महिलाओं के लिए एक महापुरुष के तौर पर स्थापित करने का काम करता है। हम आगे की बात करें तो हमें ध्यान रखना है कि एस एन मुखर्जी भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को हस्तलिखित करने का काम किया और इसकी जो प्रतिलिपि तैयार की गई वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में की गई और इसे सुरक्षित रखने के लिए हीलियम में डुबाकर रखा गया। इसके बाद की हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये मुख्य तौर पे 2 समितियों की अध्यक्षता करेंगे, एक अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार से संबंधित समिति का अध्यक्ष और दूसरा प्रांतीय संविधान से संबंधित समिति का अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाएगा। वहीं यदि बात की जाए तो संघीय संविधान और संघ शक्ति समिति, एक बार फिर से मेरी बात सुने, संघीय संविधान और संघ शक्ति जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस पूरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 64 करोड़ रुपए यानी 63.9 करोड़ रुपए का कुल खर्च हुए। वहीं बात करें कि इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और तो और यदि हम बात करके देखें भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ आलोचनाएं की गई या एक तरह से व्यंग्यात्मक कुछ बातें भी की गई। जैसे मैंने आपसे बातें किया कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग का भाग नहीं लिया जाना, देशी रियासतों के द्वारा भी इस बैठक में भाग नहीं लिया जाना, इस पर कमेंट करते हुए विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने एक कमेंट या व्यंग किया कि भारतीय संविधान एक ऐसी बारात है जिस बारात की दुल्हन ही लापता है। अपने आप में बड़ा अतिशयोक्ति और व्यंग्यात्मक बातें थी दोस्तों। वहीं यदि बात की जाए, चर्चिल ने एक और बातें कहा, संविधान एक जाति की संस्था है या कांग्रेस को जाति की संस्था कहा गया। और ये विंस्टन चर्चिल वही है जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे की हम बात करें तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन एक महान
लेखक थे। उन्होंने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान की परिकल्पना की। उन्होंने इसकी बातों को रखने का प्रयास किया और उस कड़ी में उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान है वह कांग्रेस था और कांग्रेस ही भारत था। मतलब पूरा का पूरा एक श्रेय इंपॉर्टेंस कांग्रेस को दिया गया और कहा कि कांग्रेस ही देश था, कांग्रेस ही संविधान था, यानी सब कुछ कांग्रेस ही था। यह ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन था। इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद की हम बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसका है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। तो वहीं पे N.A. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला ने क्या कहा? पालकीवाला ने कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतनी ही बातें करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग, मतलब दावे के साथ बोलता हूं कि लगभग जितने भी फैक्चुअल बातें संविधान से जुड़ी हुई होगी, निस्संदेह आप एग्जाम्स में करके आएंगे। यदि इस वीडियो को आपने तरीके से देखा, कोशिश करें 1 से 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन जो निकल कर आएंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यू, बिना थके, बिना रुके, बिना मुड़े आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सफलता हमारी कदम ज़रूर चूमेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इंडियन पॉलिटी की अगली श्रृंखला या खासकर इतिहास की श्रृंखला का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाया जा सके। मिशन में अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। साथ ही साथ हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और बेहतर से बेस्ट करने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों।